नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। राजधानी देहरादून में अवैध बस्तियों पर अतिक्रमण करके बनाई गई अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। देहरादून नगर निगम की टीम ने करीब 27 मलिन बस्तियों में 500 से अधिक मकानों को तोड़ने के लिए कवायद शुरू कर दी है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल देहरादून में कल ही देहरादून नगर निगम, एसडीडीए और मसूरी नगर पालिका ने 504 नोटिस चस्प किए थे, जिसके बाद आज अवैध मकानों को तोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। 504 नोटिस से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने 403, देहरादून नगर निगम ने 89 और मसूरी नगर पालिका ने 14 नोटिस भेजे थे। और इस मामले में सर्वाधिक जानकारी देते हुए उप नगर आयुक्त गोपाल राम बेलवान ने बताया कि देहरादून नगर निगम ने करीब 525 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए थे। उनमें से करीब 89 लोगों पर नगर निगम ने नोटिस जारी किए थे, जिसमें से 15 लोगों ने ही अपने साल 2016 में पहले निवास के साक्ष्य दिए हैं और वहीं 74 लोग कोई भी साक्ष्य नहीं दे पाए हैं। उन सभी 74 लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। अधिकांश लोगों ने नोटिस के बाद में अपने अतिक्रमण खुद ही हटा लिए थे, लेकिन जिन्होंने नहीं हटाए थे उनको अभियान के तहत हटाया जा रहा है। बता दें कि 27 अतिक्रमणों को तोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। शाम तक सभी 27 अतिक्रमणों को तोड़ दिया जाएगा और आगे भी ये अभियान लगातार जारी रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि सरकार की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है और विरोध किया है। अवैध बस्तियों पर प्रशासन की तरफ से की जा रही इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की है। उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास प्राधिकरण और विकास परिषद के जो केंद्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने इस मामले पर सरकार को जमकर घेरा है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने साल 2016 में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी और उसके बाद से ही जहां रह रहे लोगों को मालिकाना हक देना शुरू कर दिया था। लेकिन 2017 में सरकार बदली और बीजेपी ने इस मामले को ठंडी बस्ती में डाल दिया। तब से लेकर अभी तक बीजेपी सरकार ने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं। वही विपक्ष के आरोपों का शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब दिया। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ आम लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के हितों को संरक्षित करते हुए अध्यादेश लाई थी। जब अब अध्यादेश की अवधि खत्म होगी तो उससे पहले सरकार कुछ न कुछ इस पर ठोस रणनीति बनाएगी। ये बयान बीजेपी और मंत्री की तरफ से आया है। और देखिए, मलिन बस्ती के मामले में कब क्या हुआ है, इसका फ्लैशबैक क्या है, इस पर थोड़ा सा जिक्र करना जरूरी है कि इस साल 2012 में मलिन बस्तियों के मामले में एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेश को देखते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। तब कुछ लोगों को तो मालिकाना हक मिल भी गया था, लेकिन 2017 में बीजेपी सत्ता में आई और मलिन बस्तियों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाती हुई 21 अक्टूबर 2018 को अध्यादेश लेकर आई, जिसकी अवधि 3 साल की थी। 21 अक्टूबर 2021 को इस अध्यादेश की अवधि पूरी होने वाली थी, लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल चुके थे और एक बार फिर से इस अध्यादेश को अगले 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, जिसकी अवधि 21 अक्टूबर 2024 को खत्म हो रही है। एक तरफ अध्यादेश खत्म होने की अवधि, तो दूसरी तरफ न्यायालय ने दर्ज कराई याचिका ने फिर से 2016 के बाद बनी मलिन बस्तियों को लेकर दायर याचिका की थी और उसमें साल 2016 के बाद तकरीबन 525 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए थे, जिनमें से अब 503 निर्माण को ध्वस्तीकरण के नोटिस भेजे गए हैं, जिन पर यह कार्रवाई शुरू कर दी गई। देखिए किस प्रकार से पूरा मामला सामने आया और मलिन बस्तियों को अब हटाया जा रहा है, अध्यादेश की अवधि बढ़ाई गई। तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वो बयान सुन लेते हैं कि गोपाल राम जो कि उपनगर आयुक्त है, उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर क्या कहा है। और इसके अलावा हरिगिरी जो कि उप जिला अधिकारी है, उन्होंने भी इस मामले को लेकर बयान दिया है। इसके बाद इस पूरी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले वो बयान सुन लेते हैं। जैसा कि एक पिटीशन पड़ी थी और जिसमें माननीय एनजीटी के कुछ निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसमें जो नदी में जो अतिक्रमण हुआ है उनको चिन्हित करके हटाने का जो निर्देश प्राप्त है, उसी क्रम में एक संयुक्त टीम बनी थी नगर निगम की, रेवेन्यू की, एमडीडीए की, इरिगेशन की। तो जो चिन्हित हुए अतिक्रमण 2016 के बाद जिन्होंने अतिक्रमण किया है वो चिन्हित कर रखे हैं और उनको नोटिस भी दिया गया विधिवत। और जिन्होंने नहीं हटाया तो उनके बाद उनको नोटिस के बाद पूरा समय देने के बाद हम जो टीम है जिसमें प्रशासन है, नगर निगम की टीम है, वो अतिक्रमण जो चिन्हित है और जिनके पास कोई विधिक कागज नहीं है उनको हटाने का काम कर रहे हैं। अन्य एनजीटी के आदेश के क्रम में लगभग 525 अवैध अतिक्रमण जो 2016 के बाद रिस्पना नदी के किनारे पाए गए थे,
उसमें से 89 लोगों को नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी किए गए थे और 1 सप्ताह का उनको समय दिया गया था जवाब दाखिल करने के लिए। उसमें कुछ लोगों के द्वारा अपने बिजली पानी के बिल 2016 से पहले के दिखाए गए, ऐसे लोगों की संख्या 15 थी। बाकी शेष जो 74 लोगों को नोटिस दिया गया था उनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। तो आज उसी के क्रम में उन लोगों के विरुद्ध ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और कई लोगों के द्वारा स्वतः भी अपना अतिक्रमण हटाया गया है। तो बता दें कि किस प्रकार से पूरा मामला सामने आया और जो नगर आयुक्त उन्होंने भी कहा है, लेकिन मलिन बस्तियों के मामले में कहीं ना कहीं सरकार ने रणनीति बनाने पर ठोस कदम उठाने की बात कही है। लेकिन देखना होगा कि जिन घरों पर प्रशासन का पीला पंजा चला है, क्या उन लोगों को दोबारा किसी दूसरी बस्तियों में बसाया जाएगा, क्या उनको दूसरा घर दिया जाएगा। सरकार इस मामले में अगर रणनीति बना रही है तो क्या रणनीति बना रही है, इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय करवा देता हूं, उसके बाद में हम इस पूरे मुद्दे पर बहस शुरू करेंगे। महेश सैनी जी स्टेट ब्यूरो उत्तराखंड से हमारे साथ में जुड़े हैं, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा आशीष नोटियाल जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। राजेश बिष्ट जी हमारे साथ में जुड़े हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सर आपका भी बहुत स्वागत है। महेश सैनी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि दरअसल ये मलिन बस्तियों का मामला अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना मामला है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने अध्यादेश के जरिए हर 3 साल के लिए इसकी अवधि बढ़ा दी, लेकिन अब 21 अक्टूबर 2024 की अवधि खत्म हो रही है, उससे पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या सरकार की तरफ से कोई वैकल्पिक रास्ता दिखाया गया है? क्या इन लोगों के लिए जो आशियाने अभी उजड़े हैं, इनको कोई दूसरे जगह रहने को घर दिया जाएगा या दूसरी बस्ती बसाई जाएगी? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ मनीष नहीं नजर आ रहा है। अभी तो क्योंकि इनको जो प्री नोटिस दिए गए थे सभी लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं, ये लगभग 524 लोगों का एक लिस्ट है। उन लोगों की लिस्ट को इन्होंने सर्व कराया है प्रशासन के द्वारा। इसमें आप बता ही रहे हैं पहले से कि सिंचाई विभाग है, पीडब्ल्यूडी, सॉरी एमडीडीए है और नगर निगम है। ये सब लोग ने एक नोटिस सर्व किया हुआ है और उस नोटिस सर्व कर जब कंप्लेंट्स में आए गए, लगभग 17 लोग आए थे। बाकी लोग नहीं अपना कोई जवाब दे पाए, कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। इसी कारण से वहाँ जो कार्रवाई है अमल में लाई गई है। और ये राजेश रावत कॉलोनी से लेकर के ये चुना भट्टा यहाँ पड़ता है, चुना भट्टा से लेकर के नीचे सतना तक ये नीचे जाएगा। और ये अभी फर्स्ट लेयर है और सेकंड लेयर पर एमडीडी और बाकी सभी जो डिपार्टमेंट है, ये सही तो टीम का ध्यान है, इसी पर को लेकर के चल रहा है। रही बात सरकार की, तो सरकार ऐसा नहीं है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है, एनजीटी को बताया भी था सरकार ने। और ये प्रकरण चूंकि छोटा नहीं है, बहुत बड़ा प्रकरण है। इस पर लगातार हर पार्टियां अपनी अपनी बात कहती हैं। पहले कांग्रेस ने कहा तो भाजपा ने भी कहा। भाजपा भी चाहती है कि इन लोगों को जब विस्थापन होने से पहले, जब परेशानी इससे पहले बचने से पहले ने व्यवस्था बनाई जाए, परंतु क्योंकि समय एनजीटी की गाइडलाइन का था और एक सरकार की को जवाब देना था, तो उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है मनीष। बाकी चीजें स्पष्ट होती जा रही है जी। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इन बस्तियों को हटाया गया, एनजीटी के आदेश हुए, उसके बाद में हाई कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया, उसके बाद में जब कांग्रेस की सरकार 2012 में थी, तब कांग्रेस का ये मानना था कि कहीं ना कहीं इनको नियमितीकरण दिया जाए। और चूंकि ये शासकीय जमीन है, तो कहीं ना कहीं अगर इन लोगों को रहने की जमीन होगी तो ये आगे की जो इनका रहन बसन है, गुजारा, वो ठीक से हो पाएगा। लेकिन जब हम देखें कि सरकार बदली, उसके बाद में फिर यहाँ जो नियमितीकरण की जो मांग थी वो ठंडे बस्ती में चली गई। कांग्रेस हालांकि इसका दोबारा मांग करती रही, अभी तक कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। आगे इनका क्या होगा? इन लोगों का सवाल सिर्फ अतिक्रमण का नहीं है, सवाल उनके आजीविका का भी है कि अब ये लोग, जब इनका आशियाना उजड़ा है, तो इनकी आजीविका कैसे चलेगी? मनीष, मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहता हूँ। 2013 में जो इतराज से आई थी, उससे परेशानी है। कोर्ट को जो प्ली दी है, सरकार ने प्ली दी है, उसका प्ली में यही कहा गया है कि यदि इस तरह की कोई आपदा आती है, तो ये चूंकि नदी के किनारे है, जिस तरह नदी के किनारे बस्तियां है, तो यहाँ बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होने की संभावनाएं हैं। इसलिए इन्हें या तो रिप्लेस किया जाए या व्यवस्था बनाई जाए। तो लेकिन चूंकि समय रहते ये व्यवस्था नहीं, इन लोगों को प्री नोटिस भी दिए गए थे, इससे पहले भी गए हैं, लेकिन कभी भी यहाँ रहने वाले लोगों ने अपना ध्यान नहीं दिया है। ये सबसे बड़ी समस्या का सबब है। बाकी देखिए, राजनीतिक लोग हैं, तो वो अपने तरीके से, अपनी राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से बताती है कि चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने भी नियमितीकरण की बात कही है, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने भी नियमितीकरण की बात कही है। कुल मिला के ये देखें कि जो डूब का एरिया है या कोई आपदा आ सकती है, उसके जो संभावित खतरा है, उसको देखते हुए सरकार ने ये कार्रवाई की है। ठीक है,
मैं आपके पास में आना चाहूंगा राजेश बिष्ट जी, जिस प्रकार से एक पूरी कार्रवाई हुई है इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना था कि हम जब इसके नियमितीकरण की मांग कर रहे थे या हम जब कदम उठा रहे थे उसी समय सरकार ने इनके ध्वस्तीकरण का काम किया है, कहीं ना कहीं लोगों को बेघर करने का काम किया है। ये कांग्रेस की तरफ से आरोप है। राजेश बिष्ट जी, राजेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है राजेश बिष्ट जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी समस्या के चलते संपर्क नहीं बन पा रहा है। आशीष नौटियाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। आशीष जी, कांग्रेस को इस बात से आपत्ति क्यों है जबकि सरकार का तर्क ये है, इससे पहले भी 2013 में सरकार ने तर्क दिया था कि जो नदियां हैं उनके किनारे बस्ती नहीं बसाई जाएगी क्योंकि संभावित खतरा तो है ही, लेकिन डूब के एरिया में भी आता है। अगर लोगों की जान को कोई खतरा होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्या वो लोग होंगे या जो विरोध कर रहे हैं वो लोग होंगे? देखिए, मुझे एक पीएम का बयान याद आता है। हाँ, जिन्होंने कहा था 2022 तक हाँ, हर किसी को अपने पक्के मकान मिलेंगे, हम्म, और मकान भी कांग्रेस जैसे नहीं, मकान में नल में जल, बिजली का कनेक्शन, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। आज उस वादे को भूलकर जिनके पास छोटा मोटा रहने के लिए अपनी जो भी व्यवस्था है उसे भी तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, जहां ऐसे पीएम और ऐसे सीएम मिले जो लोगों को लेकिन जानने क्या का उन काम लोगों को करते हैं। नदी में डूबने दिया जाता? क्या सरकार ये चाहती, क्या उन लोगों को नदी में डूबने दिया जाता? अगर कोई संभावित खतरा है तो उस संभावित खतरे को दूर किया जाए। सरकार की भी तो यही सोच है ना। सरकार का काम है हाँ, कि पहले तो बसने क्यों दिया आपने 2016 के बाद? बसाया भी इन्होंने अपने वोट बैंक के लिए। नहीं, और ये आज 2013 का भी मामला है, गर्मी एनजीटी 2013 का भी मामला है। जैसे देखें, चाहे कोई भी हो, बसाया तो किसी ना किसी नेता की पनाह पे ही है, ऐसा तो बसे नहीं है। नहीं, सरकार पर और अगर उंगली बस उठेगी तो गए आपसे, इससे पहले तो आप ही की सरकार थी। देखें, बाद में भी हमारी नहीं थी, पहले हमारी भी थी। जिसने भी बसाया, अगर इनको बसाया है तो आज सरकार का दायित्व है कि इनके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बनाई जाए। आज आप इतनी भयंकर गर्मी में इनको छत तोड़ दोगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये भी इस देश के नागरिक हैं, ये भी आपको हो सकता है वोट देते हो, और ये भी यहाँ रहने वाले लोग हैं। आज की डेट पे तो मैंने देखा लोग जानवरों पे भी दया कर रहे हैं। लोग घरों के बाहर किसी कटोरे में पानी पूनी रख देते हैं कि कोई जानवर आए तो पानी पी ले, इस इतनी भयंकर गर्मी से निजात मिल पाए, और आप लोगों के छत तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी नियमितीकरण की मांग करती थी और नियमितीकरण कर रही थी, और ये लोग अध्यादेश लाकर 2-2, 3-3 साल बढ़ाने का काम कर रहे थे। जनता को डरा के रखना चाह रहे नहीं, थे। जैसा कि सूर्यकांत, देखिए जैसा कि सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 2016 में कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमने नियमितीकरण देने का कार्य शुरू कर दिया था। तो आपने कितने लोगों को नियमित किया था यहाँ पर? देखिए, आंकड़ा मेरे पास नहीं है इस समय कितने हमने नियमितीकरण किया। ठीक है, लेकिन अगर धस्माना जी ने कहा है तो निश्चित नियमितीकरण तो हुआ होगा। हाँ, उन्होंने कहा तो बिल्कुल 100% हुआ होगा। बिल्कुल ठीक है, उनकी बात बिल्कुल पत्थर की लकीर है। राजेश बिष्ट जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा। जी बिल्कुल, राजेश बिष्ट जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश बिष्ट जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश बिष्ट जी, मैं आपको दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं बार बार, शायद तकनीकी समस्या है या नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं राजेश बिष्ट जी? लगता है बिल्कुल सुन पा रहा हूं भाई साहब। ठीक है राजेश जी, जिस प्रकार से ये अतिक्रमण का मामला सामने आया और अब जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है अभियान चला करके, तो जिन लोगों को, मैं आपको अच्छे से, जी ठीक है, मैं सवाल करता हूं आपसे। देखिए, सवाल यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिकरण कर रही है या सवाल खड़े कर रही है, सवाल तो एक माकूल ये भी है कि जिन लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं या जिनको अभियान चलाकर जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, क्या सबसे पहले प्राथमिकता में ये नहीं होना चाहिए था कि उनके वैकल्पिक मकान दिया जाए या वैकल्पिक रहने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद ध्वस्तीकरण का काम करते? राजेश बिष्ट जी, क्या आपने सवाल सुना? लगता है राजेश बिष्ट जी से संपर्क नहीं बन पा रहा। राजेंद्र पंत जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। सर, मैं आपसे ये पूरा मामला समझना चाहूंगा कि देखिए, जो अवैध अतिक्रमण का मामला था, बार बार ये गर्माता रहा। पिछले कई दिनों से हमने इस पर खबरें भी चलाई और कार्यक्रम भी किए, लेकिन अब इसको तोड़ने की जो कवायद है वो प्रशासन ने शुरू कर दी है। लेकिन क्या ये जरूरी नहीं होता कि पहले जिन लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है उनकी वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करती, उनको पहले आशियाना देती, फिर उनकी आशियाने उजाड़ती?
अब इतनी भरी गर्मी में, चिलचिलाती धूप में लोग कहाँ जाएंगे? कैसे देखते सर आप इस मामले को? मैं सबसे पहले आप सभी आपके दर्शकों को या आपके कनाडा करते हुए मनुष्यों को जी, मेरी आवाज आप सभी तक मैं सुन पा रहा हूँ सर आपको। तो सबसे पहले ये कहूँगा कि ये जो अवैध अतिक्रमण का मामला हुआ, अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले अवैध अतिक्रमण जिसके समय पे हुआ था, चाहे वो राजपत्र हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में हमारी बस्ती में हमारे अतिक्रमण बताया जाता है। दूसरी बात, उन अधिकारियों के जो व्यक्ति उस समय पे अधिकारी मजबूत थे, नगर निगम के और सहयोग निधिकरण के और नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहले इनके ऊपर सब जैसी सजाएं लगनी चाहिए, उसके बाद अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जब अवैध हो रहा है उस समय कहीं ये नेता और मंत्री और सब हुए, जब आज पूरी नदियां नाले बना के रख दी, इनको अचानक से आता है कि हमें एनजीटी का नोटिस आने वाला है, एनजीटी हमसे परिवर्तन हो रहा है। उस समय नहीं थी जिस समय यहाँ पे निर्माण हो रहा था, एनजीटी के लोग उस समय सोए हुए थे, ये अवैध निर्माण तो नहीं है। इसने अभी सुना जेब साहब दोनों के बयान है कि वो कुछ लोग अपने बिजली और बिजली के दस्तावेज नहीं दिखा पाए, कुछ लोगों ने दिखा दिए। क्या बिजली और बिजली के दस्तावेज अवैध जगह पे कैसे बने, कैसे उनको बिजली और पानी का कनेक्शन दिया, बिजली का कनेक्शन पानी दे, उनके घर बना दिए गए, उनके घर में आ गई। तो सबसे पहले पार्षदों के घर टूटने चाहिए, इनके ऊपर गंदे धाराएं लगाई चाहिए, उसके बाद अवैध अतिक्रमण में हाथ लगाना चाहिए। उसमें भी से पहले जितने ये अवैध तरीके से अतिक्रमण करके बैठाए गए लोग हैं, हाँ, के लिए रहने की अनुकूल व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने घर तोड़ दिया, आज वो कहाँ जाएंगे, वो उनके बच्चे यहाँ पढ़ने लग गए, वो लोग यहाँ छोटे रोजगार करने लग गए, बस्तियों में रह करके उन्होंने अपने अपने जैसे भी काम जोड़े हैं वो काम जोड़ने लगे, वो कहाँ जाएंगे उनका घर तोड़ करके? ये सवाल, यही सवाल मैं भी करना चाह रहा था। दरअसल देखिए, आप संभावित खतरे को देखिए, उसको भी भापिए, लेकिन जिनकी रोजी रोटी लगी हुई है, जिनके मकान है, जिनके बाल बच्चे यहाँ पल रहे हैं, उनका क्या होगा? कहीं ना कहीं उनके पेट का सवाल है। बिल्कुल यही है, पहले जिन माननीयों ने इनको बताया है और जिन अधिकारियों के संरक्षण में इनके घर बने हैं, आपको इस बात के अच्छे से बता सकता हूं कि अभी तो ये एक जगह की बात कर रहे हैं। एक चीज की विधानसभा में आप जाइए, 6 नंबर पुलिया से आप जिससे सरकारी भवन बने हुए हैं, उसके पीछे एक सपेरा बस्ती बनी है, वो बस्ती पूरी रूप से वन विभाग के और नगर निगम की जमीन में बनी हुई है। वहाँ पे आज कोई देखने वाला नहीं है, आज वो पक्के घर बना करके लेंटर डालने लगे। कल जब इनको जरूरत पड़ेगी या इनको कुछ ऐसा लगेगा तो घरों को तोड़ देंगे, पता कौन रहा है। सबसे पहले तो देखिए राजेंद्र जी, बड़ी बात तो ये होती है कि जब अवैध अतिक्रमण पर कब्जा किया जाता है या अवैध अतिक्रमण होता है, तो तभी प्रशासनिक अधिकारियों को वहां पर रोक लगानी चाहिए ताकि वो बढ़े ना। और जब एक घर बनता है, फिर दूसरा घर बनता है, फिर तीसरा घर बनता है, फिर लगातार इसमें बढ़ोतरी होती रहती है और लगातार कई अतिक्रमण हो जाते हैं, फिर हम प्रशासन की कार्रवाई देखते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है। मनीष जी, इनके यहाँ पे क्योंकि रियल टाइम पर अगर आप रोक देते तो ये आगे की कार्रवाई इस तरीके की नहीं होती। इनके यहाँ पे बिजली, पानी, सड़क की सुविधाएं मिल रही है। में घूमेंगे तो यहाँ पे किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, तो उसके बाद अवैध कैसे तोड़ा जाएगा? और इनके यहाँ पे क्यों सड़क बनाई गई, क्यों पानी की व्यवस्था दी गई, क्यों इसे अवैध भवन पानी के लिए? ये दोनों ही सरकारों ने बताना चाहिए। यहाँ पे उत्तराखंड में कांग्रेस दोनों सरकारों ने विरोध किया हुआ, और उन्हें दोनों सरकारों के सहायकों के समय पे अवैध बस्ती बताई गई, उन अधिकारियों की कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद इस निर्माण के बारे में सोचना है। और अगर ये तोड़ना शुरू करता है, ये तोड़ना सवाल। ठीक है, ठीक है। महेश सैनी जी, विधानसभा का भवन बना रखा है, ठीक है, उस विधानसभा भवन को तोड़ने के बाद उसके बाद आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है। महेश सैनी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसा कि हमने मंत्री का बयान सुना भी, वो कह रहे हैं कि हम इस पर रणनीति बनाएंगे, लेकिन तोड़ने से पहले अगर रणनीति बन जाती तो कहीं ना कहीं ये सवाल से दो चार नहीं होना पड़ता सरकार को, क्योंकि अब सवाल लगातार उठेंगे, वो विपक्ष की तरफ से भी उठेंगे और आम जनता की तरफ से भी उठेंगे, जो पीड़ित है उनकी तरफ से तो लगातार उठ ही रहे होंगे।
हाँ, निश्चित रूप से मनीष, ये तो समस्या है इसमें तो, लेकिन ये है कि समय समय पर जो प्रशासनिक रूप से जो रिपोर्ट्स हैं, यदि उनका संज्ञान लिया जाए तो कहीं सरकार ने अपनी तरफ से कहीं कोताही नहीं की है। सरकार तो लगातार बता ही रही है, लेकिन क्या है कि ये चीजें जब गड़बड़ा जाती हैं तो जब लाइमलाइट होती है तब वो आम जनता के बीच में आती है। व्यवस्था परिवर्तन जी बिल्कुल ठीक है, और कहीं ना कहीं अब सवाल सरकार पर भी उठेंगे, लेकिन सबसे पहले यदि ये व्यवस्था पूर्ण रूप से पहले, हाँ, लेकिन नियमितीकरण की जो मांग उठी, देखिए 2016 में जब मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की जब मांग उठी थी, या प्रक्रिया शुरू हुई होगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि हमने ही नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। कांग्रेस को भी ये बताना चाहिए सवाल उठाने से पहले कि हमने कितने लोगों को नियमित किया वहां पर, क्योंकि सवाल उठाना ठीक है, लेकिन हमने काम क्या किए ये भी तो हमको बताना जरूरी है, जैसा कि अभी आशीष नौटियाल जी बता रहे थे। आशीष जी। हाँ जी, देखें, इस समय सरकार का काम पूरा हो चुका है। उन्हें वोट लेने थे, वोट ले लिए, जो वादे करने थे वो वादे हो गए। अब सरकार को लगता है इन लोगों से 5 साल तक हमें कोई मतलब नहीं, तो इनके घर तोड़ दो। तो घर को आप ये बताएं ना, ये नैतिकता के आधार पर भी देखें, इतनी भयंकर गर्मी में आप किसी को उजाड़ दे रहे हो, कहाँ जाएगा बताएं वो अपने बीवी बच्चे उसका सामान कहाँ लेके जाएगा उस सामान को। लेकिन उनको सर आपदा के मुंह में भी तो नहीं छोड़ सकते ना लोगों को। जब आपदा आएगी और लोगों की जब डेथ होगी या मकान ढहेंगे, तब भी फिर आप सवाल खड़े करेंगे कि आपने बारिश से पहले इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की, बारिश से पहले इस तरीके की कार्रवाई की जा रही, उस पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल तो आपको खड़े करने ही है, ये विपक्ष का काम है, लेकिन सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि जो संभावित खतरा है उससे निपटा जाए। अरे आप बताएं, इस सरकार को व्यवस्था बनाने में कितने दिन लगते हैं? सरकार चाहे तो कुछ भी कर ले, सरकार के हाथ में पावर है, शक्तियां हैं, पूरा तंत्र है सरकार के पास। सरकार चाहे तो 2 मिनट में व्यवस्थाएं बनती है, पर अगर सरकार की मंशा ही नहीं है व्यवस्था बनाने की, आप झूठे वादे करके सरकार बना लेते हैं। 2022 तक क्या ये लोग उनमें नहीं है जिनको पक्के मकान मिलने चाहिए थे? आप बताएं, ये यहाँ के नागरिक नहीं है, इनको मकान नहीं मिलने चाहिए थे? पहले इन्हीं लोगों की व्यवस्था करके इन्हें अलग कर दिया जाता। और आपने 2022 किया तो 2024 में हम, और आपने झूठे जो वादे किए थे, प्रधानमंत्री का वीडियो आज भी वायरल होता है कि 2022 तक हर किसी को पक्के मकान मिलेंगे। तो मकान कितने करोड़ों लोगों के मकान बने हैं, करोड़ों लोगों के मकान बने हैं, ये तो ऑथेंटिक डेटा है ना। संसद के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने डेटा दिया है, करोड़ों लोगों के मकान बने हैं, ये डेटा दिया है, ऑथेंटिक डेटा है सरकार का। 4 करोड़ बोल रहे हैं वित्त मंत्री, 3 करोड़ बोल रही है, कोई डाटा ही नहीं है इनके पास। आप उत्तराखंड में बताएं कितने मकान बने और कितने लोगों को आपने शिफ्ट किया। ये डेटा की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैंने आपसे पूछा था कि 2016 में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने कितने लोगों के नियमितीकरण किए थे, ये डेटा आपके पास में नहीं है। डेटा की बात क्यों कर रहे हैं आप, जब करोड़ों लोगों के मकान बने हैं? आप कहाँ बने करोड़ लोगों के मकान, कहाँ पे है वो मकान, हमें बताएं तो सही। उत्तराखंड के इससे 2-4 लाख मकान आए कि नहीं आए करोड़ों मकानों में? ये तो सर सियासत वाली बात हो गई। राजेश मिश्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? 2-4 लाख मकान भी आपने दिए। राजेश मिश्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोगों को बेघर करने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को, हर व्यवस्था में फेल है। चाहे आप ना 4 धाम की व्यवस्था कर पा रहे हैं, ना अग्नि से बचा पा रहे हैं, रोजगार दे पा रहे हैं, शिक्षा अपने दावे ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। चूंकि समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि अवैध निर्माण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है, अवैध कब्जों पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। 27 मलिन बस्तियों में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटाया है। प्रशासन ने दावा किया है कि लगातार इस प्रकार का अभियान जारी रहेगा। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।